अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, सो न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है आज का। ठीक है, सारे स्टूडेंट अलर्ट हो जाएं, एनर्जी भी लेके आए अपने पास। सो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। देखें, आपने फार्मूला पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म F = ma है, और ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को मैं डेल्टा v बाय डेल्टा t लिख सकता हूँ। ठीक है, और डेल्टा v जो है वो कुछ भी नहीं होता बल्कि vf माइनस vi डिवाइडेड बाय डेल्टा t है। अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय डेल्टा t, तो ये हुआ फाइनल मोमेंटम, ये हुआ इनिशियल मोमेंटम। तो मैं कह सकता हूं कि जो नेट फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। So rate of change of momentum is called net force. This is called the Newton's second law. Newton's second law को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि the rate of change of momentum is called net force. This is the statement which is taken from the Newton's second law. आपके सामने बन गया। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, the rate of change of momentum. The rate of change of momentum is called net force, and this statement has been taken from Newton's second law. ये न्यूटन सेकंड लॉ से लिया गया है। देखें, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा तो उस बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम आगे चलेंगे और कुछ और डिस्कस करेंगे। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? तो हम सिंपल ये कहते हैं, दी change in momentum. The change in momentum is called impulse. अब देखें, अगर सिर्फ चेंज इन मोमेंटम लिखा होगा हम उसको इम्पल्स कहेंगे, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा होगा तो हम उसको फोर्स कहेंगे। यानी इम्पल्स जो है, इसको अगर मैं J से शो करता हूँ तो ये डेल्टा P के बराबर होता है, या इस इम्पल्स को I से भी शो कर सकते हैं, जिस वजह से आप शो करें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक बात तो आप समझ गए कि इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन। जैसा यूनिट इम्पल्स का होगा वैसा यूनिट मोमेंटम का होगा। और अब आप इम्पल्स को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। यानी इम्पल्स जो होता है वो फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इम्पल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तो बात समझें। देखें, इम्पल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हम जब किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स जो है बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज कर रहा है। कोई भी फोर्स बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज करेगा वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक फैक्टर होगा कि आपने फोर्स कितना लगाया है, और दूसरा फैक्टर होगा कि आपने कितने टाइम तक फोर्स लगाया है। सपोज करें, अगर ये गाड़ी है, ये गाड़ी रेस्ट में है, सपोज करें ये बॉडी है रेस्ट में, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया F, फोर्स मैंने अप्लाई किया 10 न्यूटन का, और मैंने 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया, तो आप देखेंगे इसका
मोमेंटम चेंज होगा, ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगी और इसके पास मोमेंटम कम होगा। पर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं 90 न्यूटन 2 सेकंड के लिए तो आप देखेंगे इसका मोमेंटम ज़्यादा चेंज हो जाएगा। या हम इसको और भी सिंपल समझते हैं। अब देखें इम्पल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट है। अब आप देखें अगर इम्पल्स हमारा सेम है तो इम्पल्स जब हमारा सेम होगा तो फिर अगर हम फोर्स को कम कर देंगे तो हमारा टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, या अगर हम टाइम ऑफ कांटेक्ट को कम कर देंगे तो हमारा फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। कैसे देखें, थोड़ा समझें। देखें हमारे पास ऐसे समझें कि हम किसी मोटर बाइक पे ड्राइव कर रहे हैं और सामने से हमारे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। सपोज करो हमारा किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो रहा है। जब हमारा किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होगा और अगर हमें हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो क्या होगा, फोर्स जो हम पे अप्लाई होगा वो थोड़े से टाइम पे अप्लाई होगा, तो वो फोर्स हमें ज़्यादा इंजरीज कर सकता है। पर अगर हमारे सर पे हेलमेट होगा तो वो जो फोर्स हम पे लगेगा वो सबसे पहले हेलमेट से स्ट्राइक करेगा और फिर हमसे स्ट्राइक करेगा, मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट हम बढ़ाएंगे तो फोर्स हमारा ठंडा हो जाएगा, जब टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो फोर्स हमारे लिए ज्यादा होगा। इस तरीके से आप देखें, विकेट कीपर का एग्जांपल ले लें। विकेट कीपर ग्लव्स पहनता है बाल को कैच करने के लिए। जब विकेट कीपर ग्लव्स पहनता है तो जो बाल आता है उसके पास मोमेंटम होता है और उसका मोमेंटम हम जीरो करना चाहते हैं, कैच करना चाहते हैं। तो जब हम ग्लव्स पहनेंगे तो जो बाल आएगा सबसे पहले ग्लव्स के साथ स्ट्राइक करेगा, फिर हमारे हाथ के साथ स्ट्राइक करेगा। कहने का मतलब ये है कि टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो जो फोर्स बाल की वजह से हमारे हाथों पे लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो गया है। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स जो है वो ठंडा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ग्लव्स नहीं पहनेंगे, अगर हम बाल को ऐसे कैच करेंगे तो बाल सीधा हमारे हाथों के साथ स्ट्राइक करेगा। इस केस में टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो फिर क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा। तो आपसे पूछते हैं कि विकेट कीपर ग्लव्स क्यों पहनता है, तो विकेट कीपर ग्लव्स इसलिए पहनता है ताकि टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए। टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ने से क्या होगा, फोर्स ठंडा हो जाएगा, इंजरीज कम करेगा। इस तरीके से जब हम मोटरसाइकिल पे ड्राइव करते हैं तो हम हेलमेट क्यों पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं ताकि टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो फोर्स जो हम पे अप्लाई होगा वो बिल्कुल जो है वो ठंडा हो जाएगा और वो हमारे लिए कोई भी इंजरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं विकेट कीपर wears gloves. Wicket keeper wears gloves in order to increase the time of contact. Wicket keeper wears the gloves in order to increase the time of contact. इसी तरीके से while driving on motorbike, driver put helmet in order to increase the time of contact, ताकि टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए हैं कि हम इम्पल्स किसको कहते हैं। अब ये जो बातें हमने डिस्कस की हैं, अब इस पे कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो देखें एमसीक्यूज। न्यूटन्स सेकंड लॉ डिस्क्राइब्स ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, तो आपने देखा था न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स को भी डिफाइन करता है, एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी डिफाइन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा
ऑल ऑफ दीज। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देख लें। The rate of change of free falling body, the rate of change of momentum of free falling body is equal to option A its mass, option B its kinetic energy, option C its weight, option D its acceleration। तो फ्री फॉलिंग बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है उसको हम वेट कहते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है? वेट। और जो जिस बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसीलिए हम फ्री फॉलिंग बॉडी में वेट को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो सही होगा इट्स वेट होगा। अब एक और क्वेश्चन देख लें। 100 न्यूटन force is acting on 5 kilogram body moving with a speed of 20 meter per second. Find the rate of change of मोमेंटम। ये क्वेश्चन आपकी लम्स की टेस्ट में आ चुका है, प्रीवियस पेपर्स में मिलेगा। तो आप इसका आंसर बताएंगे। 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 200 किलोग्राम 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सॉल्यूशन करेंगे पर इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन नहीं होगी। देखें आपसे क्या पूछ रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो हम फोर्स को कहते हैं। और आप देखें इस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, 100 न्यूटन। पर देखें मैंने यूनिट्स चेंज कर लिए हैं और आपको पता होना चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? फोर्स का ही होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी यानी 100, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। आप नोट करें तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चन देखें जो मैंने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड। ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है और उसकी स्पीड है 20। कोलाइड्स विद द वॉल। आफ्टर कोलिजन द ऑब्जेक्ट इज बाउंस बैक विद सेम स्पीड। If the time of contact between wall and object is 0.01 second, find the force exerted by wall on the object। अब ये कंसीडर करें वॉल है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा था और ये जाने की स्पीड है। देखें हम मोमेंटम से डील कर रहे हैं, मोमेंटम वेक्टर है। तो हम क्या कर रहे हैं, जाने वाली जो वेलोसिटी है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, सपोज करें अगर हम इसको नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं जाने वाली वेलोसिटी, तो वापस आने वाली वेलोसिटी जो होगी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हमें फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी m डेल्टा v डिवाइडेड बाय t। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। इसका मास 10 किलोग्राम है, स्पीड में चेंज तो कैसे होगा? अब ये वाली स्पीड होगी पॉजिटिव, फाइनल माइनस इनिशियल होती है, पर इनिशियल में पहले से ही माइनस लगा हुआ है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे, टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है? 0.01 सेकंड। तो ये 40 हो जाएगा, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। 0.01 से डिवाइड करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी।
बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन होगा ये आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन देखें, पास पेपर में भी आ चुका है। अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ 10 न्यूटन्स डॉट सेकंड। If 100 Newton force is acting on object in the direction of, ठीक है, motion for 0.02 seconds, find the change in kinetic energy। अब देखें, change in kinetic energy हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये बराबर होगा फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m, और ये होगा इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m। इनिशियल मोमेंटम हमें पता है, इनिशियल मोमेंटम कितना था 10 का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 2 इंटू m, तो ये कितना होगा m। मास इसका, चले मैं मास को थोड़ा चेंज करता हूँ, मास में 5 कंसीडर करता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। मास 5 हो गया। अच्छा, फाइनल मोमेंटम इसका कितना होगा, तो आप देखें इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, 100 न्यूटन का, कितने टाइम के लिए, 0.02 सेकंड के लिए। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, F इंटू टी, हमने अभी पढ़ा था। फोर्स अप्लाई हुआ 100 का, कितने टाइम के लिए, 0.02, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 होगा। अच्छा, जब जिस ऑब्जेक्ट में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो फिर मोमेंटम कम होगा। पहले इसका मोमेंटम कितना था 10, और मोमेंटम में इंक्रीमेंट कितनी आई 2 की, तो पहले मोमेंटम 10 था, 2 की इंक्रीमेंट आ गई, तो इसका मतलब है अब इसका मोमेंटम कितना हो गया है, अब इसका मोमेंटम 12 हो गया है। तो 2 इंटू 5, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 144 आएगा डिवाइडेड बाय 10, और ये 100 आएगा डिवाइडेड बाय 10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 14.4 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 10 आएगा, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा 4.4 जूल। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा, ठीक है, ये भी पास पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो आप देख लें, मैं पास पेपर के क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, ये आज एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने उसको बताया था कि इंशाल्लाह मैं मोमेंटम में ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आज देख लें। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को हमने 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया यहाँ से, और ये ग्राउंड के साथ इसने स्ट्राइक किया और फिर बाउंस बैक किया, कहाँ तक, फिर बाउंस बैक इसने किया 2.5 मीटर तक। तो इसका मतलब है इसको डेसेलरेशन मिली है, क्योंकि अगर इसको डेसेलरेशन ना मिलती तो ये वापस उसी जगह पे आ जाता, पर इसको ग्राउंड ने कुछ ना कुछ डेसेलरेशन एक्सर्ट की है, और हमें वो कैलकुलेट करनी है। तो देखें, हमें पता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। मास इसका कुछ भी हो, और ये जो फोर्स होता है ये बेसिकली ma के बराबर होता है। नेट फोर्स हमेशा ma के बराबर होता है, m डेल्टा v बाय डेल्टा t। अच्छा, अब डेल्टा v अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखें, हम इनिशियल स्पीड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फोर्स है ये डेसेलरेटिंग फोर्स है, इसलिए मैं माइनस की साइन दे रहा हूँ। जो फोर्स डेसेलरेटिंग होता है उसके साथ माइनस की साइन भी आती है। अगर हम इसको 10 मीटर हाइट से सपोज रिलीज कर रहे थे, तो ये ग्राउंड पे जब आएगा तो कितनी स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगा, तो इसकी इनिशियल स्पीड होगी 2gh, और g का वैल्यू नहीं दिया गया तो हम क्या लेंगे 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसको सॉल्व करेंगे 196 होगा, और इसका रूट लेंगे 4। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जब आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड थी, मतलब इस वेलोसिटी को हम क्या लेंगे नेगेटिव। जब ये वापस जा रहा था स्ट्राइक करने के बाद, जब ये वापस यहाँ तक आ गया तो इसकी वेलोसिटी थी अपवर्ड, इस वेलोसिटी को हम लेंगे पॉजिटिव। और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेम फार्मूले से 2gh से। अब कितनी हाइट तक वो ऑब्जेक्ट आपका पहुंचा है, तो वो 2.5 तक आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 होगा, 5 इससे करेगा तो 49 का रूट 7 होगा, और इसको प्लस में लेंगे। माइनस में इसलिए रह रहे थे क्योंकि नीचे आ रहा था, और बाउंस करने के बाद ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि मास के साथ कैंसिल हो गया। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए डेल्टा वी मतलब फाइनल
फाइनल वेलोसिटी कितनी है 7 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -14 डिवाइडेड बाय t। टाइम कितना है कांटेक्ट का 0.01। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 21 होगा डिवाइडेड बाय 0.01, तो ये 2100 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखें। A body having mass 1000 kg is moving with the speed of 20 meter per second. If 100 Newton force act for 2 milliseconds, find the impulse. Impulse is nothing but it's the product of force and time. फोर्स कितना अप्लाई किया हमने 100 न्यूटन, टाइम कितना 2 मिलीसेकंड यानी 0.002। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक रिजल्ट 0.2 आएगा और इसका यूनिट न्यूटन डॉट सेकंड होगा। तो इसके लिए इसका ऑप्शन सी होगा। एक और क्वेश्चन देख लें, ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर आता है। अब बाल, ये क्वेश्चन वही है जो हमने वहाँ पे आपको समझाया है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। ये बाल है, ये एक बाल है, ये स्पीड, इसका मास m है, ये स्पीड v के साथ इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है। जाने वाली वेलोसिटी हम नेगेटिव ले रहे हैं, ये बाउंस बैक करके वापस आ गया, तो ये वाली वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे मिलेगा, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। इसकी फाइनल वेलोसिटी v थी और इनिशियल वेलोसिटी इसकी माइनस v थी, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस यानी 2v हो जाएगा, यानी इसका फार्मूला होगा 2mv। ये चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड कर दिया, तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मींस लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें ये बताता है कि अगर किसी भी सिस्टम मींस जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों, अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो है कंजर्व रहेगा। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ, दी total momentum of a system before and after collision is conserved if no net force means external force, no net force acting on the system। अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो जितना उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा उतना ही उसका मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। थोड़ा सा बात समझें, सपोज करें ये एक हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारा A है, एक ऑब्जेक्ट हमारा B है। ठीक है, ये आपस में कोलिजन कर रहे हैं, सपोज करें इन्होंने कोलिजन की, तो जब ये कोलिजन करेंगे तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब याद रखिएगा, हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था, जितना फोर्स A B पर लगाएगा उतना ही फोर्स B A पर लगाएगा। इसका मतलब है जितना मोमेंटम इसका चेंज होगा उतना मोमेंटम इसका भी चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर B मोमेंटम लॉस करेगी जितना, उतना मोमेंटम A गेन करेगी। अगर जितना मोमेंटम A लॉस करेगी उतना मोमेंटम B गेन करेगी। अगेन जब हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे तो वही का वही आएगा। अब सपोज करें इसका मास m1 है और इसकी कोलिजन से पहले, अब हम ऐसे सपोज करते हैं कि इसका मास m1 था, इसकी स्पीड u1 थी, इसका मास m2 था, इसकी स्पीड u2 थी, और थोड़ी देर के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे।
तो कोलिजन पॉसिबल है, तो बिल्कुल हो सकती है। अगर हम सपोज करें इसकी स्पीड कम थी, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो डेफिनेटली ये आपस में कोलिजन करेंगी। कोलिजन के बाद क्या होगा, दोबारा ये बॉडीज मूव करने लगेंगी। ये आपकी बॉडी बी हो गई, ये बॉडी ए हो गई। अब इसकी कोलिजन के बाद वाली जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी और इसकी v2 होगी। तो कोलिजन से पहला जो मोमेंटम था सिस्टम का, ये होगा m1 u1 प्लस m2 u2। ये मोमेंटम कोलिजन से पहले था। और हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों का मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होगा। और आफ्टर कोलिजन भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों का मोमेंटम अगेन ऐड किया जाएगा। ये जो मैथमेटिकल फॉर्म आप देख रहे हैं इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक बात आप याद रखें, ऐसा सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमेशा कंजर्व होता है, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जिस पे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो मैं ऐसे भी लिख लूंगा, द मोमेंटम of an isolated system before and after collision is conserved. What is isolated system? Isolated system, the system on which no external force is acting। ऐसा सिस्टम जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मॉलिक्यूल्स of an ideal gas, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल होते हैं। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये बेसिकली न्यूटन के कौन से लॉ पे बेस्ड है? क्या ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड थे, न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस्ड थे, या न्यूटन के थर्ड लॉ पे? तो थोड़ा सा सोचें। मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि जब ये आपस में कोलिजन करेंगे तो जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगा मैग्नीट्यूड के हवाले से। तो ये मैं किस लॉ की बात कर रहा था? ये मैं थर्ड लॉ की बात कर रहा था। थर्ड लॉ की वजह से हम कहते हैं कि ये लॉ बेस्ड है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। अगर कोलिजन के दौरान ए ने फोर्स कम लगाया, बी ने फोर्स ज़्यादा लगाया, तो किसकी वायलेशन हो जाएगी? ये वायलेशन हो जाएगी न्यूटन थर्ड लॉ की। जब न्यूटन का थर्ड लॉ की अगर वायलेशन होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी वायलेशन हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जो एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ का होगा वो एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होगा। अब एक एग्जाम्पल हम करते हैं कोलिजन, या हम करते हैं गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम, आप सबको पता है कि जब किसी गन से, सपोज करें ये एक स्पेशल गन है, इस गन से कोई बुलेट फायर हो रही है, तो जब इस गन से कोई बुलेट फायर होगी तो आपको पता है बुलेट आगे की तरफ जाएगी और गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी। शुरुआत में कोलिजन से पहले मोमेंटम जीरो था, क्योंकि आपकी गन भी स्टेशनरी थी, आपकी बुलेट भी स्टेशनरी थी। बिफोर कोलिजन मोमेंटम जीरो, आफ्टर कोलिजन बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गन पीछे की तरफ। तो ये मास है बुलेट का, ठीक है, ये बुलेट का मास है, ये बुलेट की वेलोसिटी है।
अगर बुलेट की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो गन की वेलोसिटी को क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गन पीछे की तरफ जाएगी, तो माइनस mg/vg। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये बराबर होगा mg/vg इज इक्वल टू mb/vb, यानी जितना मोमेंटम बुलेट का होगा उतना मोमेंटम गन का होगा, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि गन रिकॉइल करती है। गन रिकॉइल इसलिए करती है क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व कर सकें। तो हम यहाँ पे पॉइंट भी लिखेंगे कि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड विद द gun recoils in order to conserve the मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं मोशन ऑफ रॉकेट। दूसरा इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ रॉकेट। तो आपको पता है रॉकेट में फ्लू गैसेस, ये रॉकेट का चेंबर होता है, इसके अंदर फ्यूल होता है, यानी गैसेस होती हैं जो मतलब बर्न होती हैं और ये बाहर निकलती हैं। जब ये बाहर निकलेंगी तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक थर्स्ट क्रिएट होगा और आपका रॉकेट जो है ऊपर जाता है। फ्लू गैसेस नीचे की तरफ आती हैं और रॉकेट बाहर की तरफ जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन्स, ये भी एक एग्जांपल है, हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तीसरा एग्जांपल देख लें, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, अब एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब क्या है, देखें एक बॉम्ब था, सपोज करें ये एक बॉम्ब था। अब ये जैसे ही एक्सप्लोज होगा तो ये फ्रैगमेंट्स में टूटेगा। ये फ्रैगमेंट्स में इस तरीके से टूटेगा ताकि मोमेंटम कंजर्व हो सके। ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा। सपोज करें ये टूटा, कुछ इस डायरेक्शन में गया, कुछ इस डायरेक्शन में गया, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। ये सेंटर था और सेंटर से ये एक्सप्लोज होगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा। जब ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा तो ये इस हिसाब से जाएगा ताकि मोमेंटम को कंजर्व कर सके। मतलब कहने का ये है कि जो ईस्ट का मोमेंटम होगा वो वेस्ट के साथ बैलेंस होगा, जो नॉर्थ का मोमेंटम होगा वो साउथ के साथ बैलेंस होगा। अब देखें, अगर यहाँ पे 4 kg किलोग्राम, सपोज ये आप कंसीडर करें कि ये 10 kg है, अगर यहाँ पे 10 किलोग्राम का पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और वेस्ट में जा रहा है सपोज करें 1 किलोग्राम का, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से बताओ कौन से पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी, तो आपको पता है ईस्ट वाले का मोमेंटम वेस्ट वाले के साथ बैलेंस होगा। और मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि जब दो पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम होता है और उनके मासेस डिफरेंट होते हैं तो स्पीड हमेशा उस पार्टिकल की ज़्यादा होती है जिसका मास कम होता है। तो ये जो 1 किलोग्राम वाला पार्टिकल होगा इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और जो 4 किलोग्राम वाला पार्टिकल होगा इसकी स्पीड 1 किलोग्राम वाले से कम होगी। इसी तरीके से अगर आप सपोज करें यहाँ 3 किलोग्राम का और यहाँ 2 किलोग्राम का, टोटल मिक्स करेंगे तो 10 किलोग्राम बन जाएंगे। अब ये जो 3 किलोग्राम वाला ये जो पार्टिकल नॉर्थ जो है डायरेक्शन में जाएगा इसकी स्पीड साउथ वाले से कम होगी। ये इसलिए कम होगी क्योंकि इन दोनों का मोमेंटम सेम होगा पर इसका मास कम है यानी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम करेंगे, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोमेंटम ऑफ ईस्ट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वेस्ट एंड मोमेंटम ऑफ नॉर्थ इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ साउथ। इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप इनको नोट करें तो इन पे 2-3 MCQs करते हैं और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखें जो मैंने कुछ लिखे हैं, पास पेपर्स के भी हो सकते हैं। सो
अ बुलेट इज फायर्ड विद अ गन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज हाई एज कंपेयर टू गन। तो मैंने बताया था, जैसे आप जानते हैं कि बुलेट और गन का मोमेंटम इक्वल होगा, पर आपको पता है गन का मास हमेशा बुलेट से ज़्यादा होता है। तो मैंने बताया था कि जब दो बॉडीज़ का मोमेंटम सेम होता है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है जिसका मास कम होता है। तो बुलेट का मास कम है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है मोमेंटम ऑफ बुलेट इज़ ग्रेटर देन गन, ये गलत है, दोनों का मोमेंटम सेम होगा। स्पीड ऑफ बुलेट इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, ये भी सही है, क्योंकि मैंने बताया था जब दो बॉडीज़ का मोमेंटम सेम होगा तो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी जिसका मास कम होगा। तो बुलेट का मास कम होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसीलिए ऑप्शन 1 और 3 जो हैं वो सही हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, अ कार इज़ मूविंग, अ कार हैविंग मास 1000 किलोग्राम, ये पास पेपर का है, इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड कोलाइड्स विद द स्टेशनरी ट्रक हैविंग मास 2000 किलोग्राम। आफ्टर कोलिजन कार बिकम्स स्टेशनरी, कार रुक गई है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन। तो एक तो हम समझ सकते हैं कि जितना कार ने मोमेंटम लॉस किया है उतना मोमेंटम ट्रक ने गेन किया है। तो हमें ये सिंपल है, मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ट्रक। कार जाके ट्रक के साथ स्ट्राइक किया तो कार रुक गई और लाजमी है ट्रक मूव करेगी, तो कार ने मोमेंटम जो है लॉस किया है, ट्रक ने गेन किया है। कार के पास मोमेंटम कितना था 1000 और इसकी वेलोसिटी थी 20, ट्रक का मास था 2000 और इसकी वेलोसिटी थी, फाइंड करनी है। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गए और ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रक जो होगी वो 10 होगी, तो इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब आप आ जाएं, यहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखें, 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड विथ 5 किलोग्राम गन एट द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। तो मैंने फार्मूला दिया था कि भाई दोनों का मोमेंटम सेम होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। बुलेट का मास कितना है, ये मास हमेशा ग्राम्स में दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट एक्साइटेड होते हैं, वो ग्राम को कन्वर्ट नहीं करते, पर आप लोग नहीं हैं उनमें से। तो मास ऑफ बुलेट कितना है, 50 ग्राम है, इसको किलो में, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.05 और वेलोसिटी ऑफ बुलेट 1000 है, मास ऑफ गन 5 है और वेलोसिटी ऑफ गन चाहिए। ये 2 0 डेसिमल में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा 50 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन मिलेगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी, ऑप्शन ए होगा। अब ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। देखें, अगर कोई मशीन गन है, सपोज करें ये किस्म की मशीन गन है, ये बहुत सारे बुलेट फायर कर रही है 1 सेकंड में या 1 मिनट में, समझें किसी भी टाइम में, तो होगा क्या, जितना मोमेंटम इस बुलेट्स का होगा उतना मोमेंटम इस गन का होगा। पर अगर हम गन को स्टेशनरी करना चाहते हैं तो हम गन पे फोर्स लगाएंगे, यानी उसका मोमेंटम 0 करेंगे। इसका सिंपल सा फार्मूला है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट्स, और एक बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, mv, पर हम एक बुलेट फायर नहीं कर रहे, हम बहुत सारी कर रहे हैं, तो होगा nmv, n इज व्हाट, नंबर ऑफ बुलेट्स, और डिवाइडेड बाय t, t मींस टाइम, जितने टाइम में हम कर रहे हैं। अब ये फार्मूला आपके पास आ गया है, ये फार्मूला किसका है, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन मशीन स्टेशनरी, ठीक है। अब देखें, अब आप कितने बुलेट्स फायर कर रहे हैं, तो 600, तो आप n की जगह 600 लिखेंगे। हर बुलेट का मास कितना है, 50 ग्राम,
तो 50 × 10⁻³ और हर बुलेट की स्पीड कितनी है 100 डिवाइडेड बाय टी मीन्स टाइम। ये जो बुलेट्स फायर हो रही हैं वो कितने टाइम में हो रही हैं 1 मिनट में हो रही हैं 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड्स, तो 60 लिखेंगे। अब देखें 1 0 2 0 3 0 ये 10⁻³ से कैंसिल, 60 आपस में कैंसिल, तो फोर्स आपको चाहिए 50 न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स चाहिए इसको स्टेशनरी रखने के लिए, तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने नीचे लिखा है, 2 balls हैविंग मास, एक का मास क्या है m, दूसरे का मास क्या है 3m, और ये सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे और एक ऐसे जा रहा है। इन्होंने कोलिजन की, कोलिजन के बाद ये आपस में अटक गए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इनकी स्पीड क्या होगी, यानी अब ये एक बॉडी हो गए हैं, अब इनकी स्पीड कितनी होगी, तो कोई मसला नहीं है, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे बिफोर कोलिजन। इसका अगर आप इसकी वेलोसिटी अगर नेगेटिव लेंगे तो इसकी वेलोसिटी आप पॉजिटिव लेंगे, तो इसका मोमेंटम होगा -mv और इसका मोमेंटम होगा +3mv। कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसको मैं v डैश लिख रहा हूँ कोलिजन के बाद, और इनका मास तो 8 होगा, यानी 3m + m, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2mv हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4v डैश, तो 4mv डैश, ये mm से कैंसिल, तो v डैश बराबर होगा 2v/4 यानी v/2। ऐसा ऑप्शन नहीं है, आप एक ऑप्शन लिख लें v/2, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में कैसे डील करना है। अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लें। अ ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर/सेकंड। एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक था, ये 20 मीटर/सेकंड के साथ मूव कर रहा था, अचानक से ये टूट गया, ये टूट गया 2 में, और एक ब्लॉक इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे ब्लॉक की हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो इस पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब अकेला ब्लॉक था तो इसका मोमेंटम कितना था 10 × 20, यानी ब्रेक होने से पहले इसका मोमेंटम, तो जितना मोमेंटम इसका ब्रेक होने से पहले होगा उतना ही मोमेंटम ब्रेक होने के बाद। अब ये 2 हिस्सों में ब्रेक हो चुका है, एक हिस्सा कौन सा है 4, और 4 का स्पीड कितना है 30, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए मैंने प्लस की साइन दी है। दूसरा मास कितना होगा, अगर टोटल मास 10 था, एक का मास 4 है, तो दूसरे का कितना होगा 6, और हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ये पास पेपर में आ चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 200 होगा, ये 120 होगा, ये 6v होगा, ये वहाँ जाके माइनस करेगा तो क्या बचेगा 80 बचेगा, 80 6v, तो v बराबर होगा 80/6, यानी 40/3 मीन्स 13.3, तो इसका ऑप्शन होगा ई। तो इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कि न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम के लिए क्या कहता है, उसके साथ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी किया, इम्पल्स हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कोलिजन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को यही सजेशन है कि आप प्लीज़ हमारी जो प्रैक्टिस शीट हैं उनको सॉल्व करें, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से नोट करें। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।